BA एंड BSc पार्ट 3 ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे हैं भारत के परिवहन। परिवहन अर्थात व्यक्ति तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। परिवहन के अंतर्गत अपन ने अध्ययन किया था, स्थल परिवहन का अध्ययन किया, जल परिवहन का अध्ययन किया था। आज अपन बात करेंगे वायु परिवहन। यानी वायु परिवहन किसे कहा जाता है? तो वायु मार्गों के द्वारा व्यक्ति तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वायु परिवहन। वायु मार्गों के द्वारा व्यक्ति तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वायु परिवहन कहा जाता है। वायु परिवहन जो कि परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है और आधुनिक साधन है। वायु परिवहन जो कि परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है और आधुनिक साधन है। इसके कारण से भौगोलिक दूरियां कम हो जाती है। वायु परिवहन जो कि परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है, आधुनिक साधन है, इसके कारण से भौगोलिक दूरियां कम हो जाती है। आज संपूर्ण विश्व का अध्ययन करें। संपूर्ण विश्व में जहां पर या तो कोई दुर्गम क्षेत्र होते हैं या दो देशों के मध्य हैं या समय की बचत करनी है, तो उसके लिए परिवहन का सबसे सुगम साधन कौन सा होता है? वायु परिवहन ही होता है। अब ये कब काम में आता है? एक तो वस्तु हल्की, नासमान है, अत्यंत महंगी, प्राकृतिक प्रकोप, और वायु परिवहन की जो सुविधा है वो किस समय सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो अगर वस्तु अत्यंत हल्की होती है, नासवान होती है, वजन में अत्यंत हल्की होनी चाहिए। नासवान का मतलब होता है जल्दी खराब होने वाली होनी चाहिए, जिसको अगर थोड़े से समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया गया तो वो वस्तु जल्दी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो वस्तु अगर हल्की होती है, नासवान होती है, उस वस्तु को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता है तो वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? वायु परिवहन के द्वारा पहुंचाया। दूसरी बात आती है अत्यंत महंगी वस्तु, जैसे मुद्रा है या फिर सोना है या चांदी है। इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? वायु परिवहन का ही प्रयोग किया जाता है। तो वस्तु अत्यंत हल्की होती है, नासवान होती है या अत्यंत महंगी होती है, तो उनके लिए परिवहन का सबसे सुगम साधन कौन सा है? वायु परिवहन है। इसके बाद में आता प्राकृतिक प्रकोप के समय। प्राकृतिक प्रकोप की बात करें तो कहीं भी बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया या अतिवृष्टि हो, इस दशा में वहां के लोगों के लिए जो राहत कार्य पहुंचाए जाते हैं या उन लोगों को वहां से निकाला जाता है, वो किसके द्वारा निकाला जाता है? वायु परिवहन के द्वारा। किसके समय? प्राकृतिक प्रकोप के समय। अगर कोई बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है या भूस्खलन हो जाता है या अकाल हो जाता है,
उस समय वहां के लोगों के लिए जो राहत कार्य होता है वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? वायु परिवहन के द्वारा पहुंचाया जाता है। या फिर बाद में युद्ध की स्थिति हो जाती है। आज संपूर्ण विश्व एक महाशक्ति के रूप में है और इस महाशक्ति का आकलन, उस देश की महाशक्ति का जो आकलन है वो वहां के वायु परिवहन की सुविधा के लिए ही लगाया जाता है। वहां कितने जेट विमान हैं जो कि युद्धपोतक विमान की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जब चीन के पास में जो युद्ध की स्थिति हुई थी उस समय रूस के जो बमवर्षक विमान थे उसके कारण से विजय प्राप्त हुई थी। जैसे रफाल है तो ये इसी के अंतर्गत लिया जाता है। तो युद्ध की स्थिति हो जाती है दो देशों के मध्य या अन्य देशों के मध्य, तो फिर बाद में किसका प्रयोग किया जाता है? वायु परिवहन सेवा का प्रयोग। इसके अलावा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र, इन दुर्गम पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वायु परिवहन सेवा का ही प्रयोग किया जाता है। अब भारत की बात करें अपन, तो भारत में वायु परिवहन सेवा का जो शुभारंभ किया गया है वो सन 1911 में किया गया। भारत में वायु परिवहन सेवा का शुभारंभ सन 1911 में किया गया था और ये वाली सेवा कहां से कहां प्रारंभ हुई थी? इलाहाबाद से नैनी के मध्य शुभारंभ हुआ था। भारत में सबसे पहली वायु परिवहन सेवा का शुभारंभ इलाहाबाद से नैनी के मध्य किया गया था और इसमें किसको लेकर गया था? डाक को ले जाया गया। भारत में प्रथम वायु परिवहन सेवा का शुभारंभ सन 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य किया गया था और इसमें किसको लेकर गया था? डाक को लेकर ले जाया गया था। इसके बाद में सन 1953 में वायु परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण हो गया। उन्नीस सौ 11 में तो वायु परिवहन सेवा का शुभारंभ किया गया था और इसके बाद में सन 1953 में वायु परिवहन सेवा का क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया और इसके बाद में दो निगमों की स्थापना हुई। दो निगम कौन से थे? एक तो था इंडियन एयरलाइंस और दूसरा एयर इंडिया। उन्नीस सौ 53 में वायु परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण हो गया और राष्ट्रीयकरण होने के कारण से दो निगमों की स्थापना हो गई, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। ये तो आंतरिक भाग में सेवा उपलब्ध करवाता है और आंतरिक भाग के साथ में पड़ोसी क्षेत्रों में भी सेवा उपलब्ध करवाता है और ये वाला अंतरराष्ट्रीय सेवा उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में इसको विलय कर दिया गया है, जिसमें कर दिया गया है एयर इंडिया में विलय कर दिया गया। 1953 में वायु परिवहन सेवा का राष्ट्रीयकरण हो गया और राष्ट्रीयकरण होने के साथ में दो निगमों की स्थापना हो गई, इंडियन एयरलाइंस की स्थापना हो गई और एयर इंडिया की स्थापना हो गई। इंडियन एयरलाइंस तो देश के आंतरिक भाग में सेवा उपलब्ध करवाता है, इसके साथ में जो पड़ोसी राज्य हैं, देश हैं, उन पड़ोसी देशों में सेवा उपलब्ध करवाता है और एयर इंडिया अलग अलग देशों में सेवा उपलब्ध करवाता है। इसके बाद में 1985 में
किसका शुभारंभ हुआ? पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ हुआ। और ये वाली क्या करती है? तेल और गैस की खोज का कार्य करती है। सन 1985 के बाद में देश में पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया। और पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा जो कि देश के विभिन्न भागों में तेल की खोज का कार्य करती है और गैस की खोज का कार्य करती है। वर्तमान में ये वाली जो सेवा है वो कुछ क्षेत्रों में खनिजों की खोज का कार्य भी करती है। अपन एक हेलीकॉप्टर देखते हैं, उस हेलीकॉप्टर के नीचे जाल सा लगा होता है, उसमें जो रडार तरंगें होती है उनके माध्यम से वहां पर तेल और गैस की खोज का पता लगाया जाता है। अब वर्तमान में भारत का अध्ययन करें तो वर्तमान में भारत में 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, वर्तमान में भारत में 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। हवाई अड्डे किसे कहा जाता है? जहां पे विमान को उतारा जाता है और जहां पर विमान खड़े होते हैं उसे विमानशाला कहा जाता है। जहां पे हेलीकॉप्टर उतरता है वहां पर पर्याप्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है। उस क्षेत्र में ईंधन की व्यवस्था भी होती है। ईंधन के साथ में आग बुझाने वाले संयंत्र, दमकल गाड़ी भी होती है। वहां पे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी होती है, सिक्योरिटी की व्यवस्था भी होती है। तो वर्तमान में कितने हैं? 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। भारत का जो पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था वो कौन सा था? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहां पर स्थापित है? दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारत में 25 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था, और ये कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा अपन अध्ययन करेंगे तो गुवाहाटी हुआ, गोवा हुआ, अहमदाबाद हुआ, मुंबई का सांताक्रूज हुआ, शिवाजी हवाई अड्डा हुआ, जयपुर हुआ, चेन्नई, विशाखापट्टनम, इन क्षेत्रों में भी किसकी स्थापना की गई है? हवाई अड्डों की स्थापना की गई है। तो ये तो थी अपने हवाई अड्डे। इसके बाद में अपन बात करते हैं अपने परिवहन में एक और बच गया, पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन जो कि तरल पदार्थों हेतु परिवहन का सबसे सुगम तथा सस्ता साधन है। तरल पदार्थों में इसमें तेल, पानी और दूध और इसके साथ में गैस। पाइपलाइन परिवहन जो कि तरल तथा गैसीय पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का सबसे सुगम तथा सस्ता साधन है। परिवहन के इस साधन के द्वारा तेल को, पानी को, दुग्ध को और गैस को। दुग्ध तो भारत में नहीं होता है, इसका प्रयोग तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले देशों में किया जाता है, लेकिन भारत में तेल तथा गैस का जो परिवहन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? पाइपलाइन के द्वारा ही किया जाता है। इसके कारण से जो जोखिमपूर्ण कार्य है वो नहीं हो पाते। और भारत की सब महत्वपूर्ण जो पाइपलाइन है एचपीटी, कौन सी हो गई? हाजिरा, विजयपुर,
जो कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण तेल, लंबी भी है, महत्वपूर्ण तेल तथा गैस पाइपलाइन है और इसमें अधिकांशतः गैस का ही परिवहन किया जाता है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन कम होता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में खनिज तेल का उत्पादन होता है वहां पे उत्पादक क्षेत्रों से तेल शोधन के जो कारखाने हैं वहां तक पाइपलाइनें बिछाई गई है। जैसे बरौनी तेल शोधनशाला है, कोयली है, मुंबई हाई है, इसके साथ में अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइनें भी बिछाई गई है। भारत में सऊदी अरब, कुवैत, इराक, यहीं से पेट्रोल आता है। तो पाइपलाइन के द्वारा तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। आज के लिए इतना ही।